रोविंदर सर, इसी पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो अंडरलाइन किया है जो बाइडेन ने कि चीन के साथ कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते, उसका रीजन है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो भारत और अमेरिका के समान हैं और ये बहुत मजबूत कड़ी है। नो एब्सोल्युटली, विदाउट डाउट। एंड ऑल्सो उसमें एक और यूनिकनेस है भारत अमेरिका की, जो कि है इंडियन डायस्पोरा, राइट। तो ये एब्सोल्यूट है। बट अगेन यू नो, आज का वो दिन नहीं है क्रिटिकल एनालिसिस का, बट अमेरिका, वी नो इन हिस्ट्री अमेरिका हैज बीन फ्रेंड्स विद डिक्टेटर्स ऑल द इयर्स ऑलवेज, राइट। फिलीपींस के डिक्टेटर, ईरान में, व्हाटएवर। सो वी विल नॉट गो इनटू दैट पॉइंट। इस समय अमेरिका को चाइना को रोकना है। उन्हें जो भी रीजन, जो भी बहाना, जो भी फैक्ट बना सके वो चाइना की घेराबंदी करने के लिए अमेरिका सारे टूल्स इस्तेमाल करेगा। इसमें अमेरिका को सबसे बड़ी जो चीज़ दिखी, सबसे नोबल आइडिया कि क्यों भाई चाइना एक गलत देश है, वो ये दिखता है उनको, विच इज़ क्वाइट ट्रू ऑल्सो, एक्चुअली वेरी ट्रू, कि ये एक डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियनिज्म है। क्योंकि दुनिया में कहीं भी कोई भी लोग रहें, पीपल शुड लिव विद अ फ्री विल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो चाइना को एक तरह से कॉर्नर करने की, घेराबंदी करने की, ये एब्सोल्यूट, यू सी वर्ड्स एंड कंस्ट्रक्ट्स हैं। डिक्टेटरशिप है या फिर कोई और रीजन है? नंबर 1 का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है चाइना। ग्रेट पॉइंट, एब्सोल्युटली। देखिए इशू क्या है, अमेरिका नंबर 1 एम्पायर है, वो उसने डिसाइड कर लिया मैं कभी अपना नंबर 1 एम्पायर किंगडम नहीं छोड़ूंगा। नंबर 2 को मैं नंबर 1 नहीं बनने दूंगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा। अदरवाइज प्रैक्टिकली आप देखिए हिस्ट्री में, हिस्ट्री इज फुल, एम्पायर बनते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, दूसरे एम्पायर्स आते हैं। बट यहाँ ये पहली बार हो गया कि हिस्ट्री का मोस्ट पावरफुल एम्पायर जो कि अमेरिका है, हिस्ट्री का, यू नो, लाखों साल की जो भी हिस्ट्री है प्लैनेट अर्थ की, सबसे पावरफुल एम्पायर अमेरिका है आज की तारीख में। इसने डिसाइड कर लिया कि मैं नंबर 2 को, अब डिक्टेटरशिप इज अ फैक्ट, Right. और ऑल्सो रीजन, यू नो, और एन एक्सक्यूज यू कैन से टू प्रिवेंट चाइना। तो प्रिवेंट कर रहा है और चाइना कहता है मैं तो भी कुछ इस पर ऐड करना चाहते हैं। और जो बात निशांत रोबिंदर सर ने कही है और जो बयान हमने यहाँ पर जो बाइडेन का भी सुना है, यही एक वजह थी कि मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या वॉशिंगटन यहाँ पर इज वॉशिंगटन ट्राई टू क्रिएट अ डेटरेंस। सवाल इसीलिए था क्योंकि एक फ्रेमवर्क ऑफ डेटरेंस क्या चाइना एक्सपेंशन को देखते हुए बनाने की कोशिश की जा रही है, क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। So, again, I will refer to the encyclopedia sitting in your studio, and that is Deepak sir. But in diplomacy, you don't mention a lot of things. Right. You just do a lot of things. And without taking the name, that is the art of diplomacy. But एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, and you know, I'm very edgy about my show, बड़े दिनों से मिस कर रहा हूं मैं। आप अपने पीसीआर को बोलेगा कि 2 बाइट्स एक साथ चलाएं। एक जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा और एक जो उन्होंने कांग्रेस को एड्रेस करते वक्त कहा, डेमोक्रेसी के ऊपर जवाब देने के बाद, एंड ही सेटल्ड द स्कोर वंस फॉर ऑल। उनकी जो स्पीच थी कांग्रेस में, 30 to 40% वाज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। इट वाज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। एंड ओके, आज मैं आप सभी लोगों से एक बड़ा सिंपल सवाल पूछता हूं, सोचिए, मुझे बताइए, सोच के बताइए, थिंक अबाउट इट। Why are they talking to Prime Minister Modi? Why India is important, we know it. But why Prime Minister Modi? The natural answer is because he's the Prime Minister. No, there can be one more reason. And that reason is, दुनिया की largest democracy का strongest नेता, उससे आप interact कर रहे हैं. And that is exactly what happened. That is exactly what happened. जब उन्होंने तीन मौकों पर, पहला जब उनको वेलकम किया गया, दूसरा जब बायलैटरल शुरू हुई, तीसरा जब जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, 3 मौकों पर उन्होंने इसी ताकत को दिखाने की कोशिश की, अपनी नहीं बल्कि उनको जहां से ताकत मिलती है, रवि जस्ट मिनट, उनको जहां से ताकत मिलती है वो दिखाने की कोशिश की कि आज व्हाइट हाउस इंडियंस के लिए खुल गया है। और अभी कौन सी ताकत आप देख रहे हैं? ये वो ताकत है जो देश में चीजों को डिसाइड भी करती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स और इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। उन लोगों की बात कर रहे हैं, अब उसकी ताकत दिखाई दे रही है। बिल्कुल
बिल्कुल वो ताकत दिखाई दे रही है। और एक चीज जो मैं चाहूंगा कि दीपक सर उस पर एक कमेंट करें। मैं लौटूंगा सर आपके पास एक खबर दिखा के, फिर उस सवाल पे मैं आता हूं। बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जैसा निशांत कह रहे थे कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, लेकिन एक जो घटना हुई है उसने ये भी बताया कि अमेरिका से शायद हमारी डेमोक्रेटिक समझ एक कदम आगे है। हाल की घटना का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उसके पहले देखिए अमेरिकी संसद में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। मोदी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। The dark clouds of coercion and confrontation are casting their shadow in Indo-Pacific. The stability of region has become the central consensus of a partnership. We share a vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. प्रधानमंत्री का बयान। दीपक सर, मैं उस सवाल पे लौटता हूं, डेमोक्रेसी वाली बात, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, क्या ये एक एनालिसिस हो सकता है कि किसी भी सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी में ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत पीसफुल हो? हमने हाल में अमेरिका में देखा एक बड़ा अजीब सा संकट पैदा हुआ जब पावर ट्रांसफर हो रहा था। एक राष्ट्रपति जा रहे थे, दूसरे आ रहे थे, और अमेरिका की सड़कों पर आतंक बचा हुआ था। ये दुनिया ने, अमेरिका ने कभी नहीं देखा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में प्रधानमंत्री चुने गए, दोबारा चुने गए, और बिल्कुल पीसफुली ये ट्रांसफर हुआ, चाहे 2014 हो, 19 हो। क्या ये नहीं बताता कि भारत की डेमोक्रेसी अपने मैच्योरिटी लेवल पे ज्यादा आगे है? आपने जो कहा है इट्स अ वेरी परसेप्टिव कमेंट। ये बिल्कुल सही है कि जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो अब हमारी आत्मा बन चुकी है। सर, मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था टेलीविजन में हमारे नेशनल चैनल पर, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब पहली बार हार गए थे 1 या 2 वोटों से, तो इस्तीफा देने आए थे, और उन्होंने एक चीज़ वहाँ कही थी आते ही, एड्रेस टू द नेशन। कभी आपको मौका मिले तो उसको रिसर्च करिए। उन्होंने कहा था, मैं हार गया, भारत जीत गया। व्हाट अ ब्यूटिफुल थिंग टू से। और फिर उसके बाद वो लोग, उन्होंने इस्तीफा दे के वो चले गए वहाँ से। तो ये बिल्कुल सही है सर कि प्राचीन समय से भी हमारा जो डीएनए है, जो डीएनए की बार बार बात हो रही थी, दैट इज ट्रूली डेमोक्रेटिक। एक हमारा पड़ोसी है, उसका नाम तो आप सब जानते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, उसका डीएनए डिक्टेटरशिप है, और हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, उसका डीएनए डिस्ट्रक्टिवनेस है। तो 2 डीज उधर हैं और एक हमारा डी है डेमोक्रेसी। हम फंसे हुए हैं। बट द रियलिटी सर इज कि अमेरिका इज अ यंग कंट्री, यंग सिविलाइजेशन। हम हैं यंग कंट्री, ओल्ड सिविलाइजेशन। और मैं ये कहूंगा कि अब अमेरिका हैज कम ऑफ एज। अब अमेरिका समझ गया है कि भारत की मैच्योरिटी जो है उससे मुझे कुछ सबक लेने चाहिए। सॉरी टू बटन, अमेरिका अपना हित हमेशा देखता है और टेबल पर बातचीत भी अपने हित के मुताबिक रखता है। क्या उसी पावर के बलबूते आज इंडिया यहां स्टैंड करता है कि इंडिया भी अपने हित को देखते हुए सारी बातें अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर सामने रखे? ये बिल्कुल सही कहा मैम आपने। ये चीज हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम तो चाणक्य की संतान हैं, और चाणक्य ने एक बहुत अहम चीज कही थी, ओनली पावर रिस्पेक्ट्स पावर। तो ये चीज आज भारत की जो छवि है, जो आपकी ताकत है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग सोल्जर एक बैठे हुए हैं टू माय राइट, हमारे पास आउटस्टैंडिंग थिंकर है ऑन माय लेफ्ट। ये जो हमारी मानसिक शक्ति है, फिजिकल शक्ति है, पावर। मैम, अमेरिका के बारे में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल, चाइना के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर है, और वो आज रिस्पेक्ट करती है दुनिया। उन्हीं थिंकर, रविंदर सर, आप ही से ये सवाल है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्शन से पहले ये बड़ी बात है, अमेरिका में भी इलेक्शंस होने हैं, उन इलेक्शन से पहले जो बाइडेन का ये संदेश क्या दे रहा है? क्योंकि बड़े स्तर पर इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं, क्या कन्वे करने की उन्हें कोशिश की जा रही है? और क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल वहां पर प्ले करते हैं उसकी अर्थव्यवस्था को लेते हुए, और हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर भी। एब्सोल्युटली। बट फर्स्टली, ये जो ओवरऑल गेम चल रहा है, ओवरऑल चल रहा है, बट यस, इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आप कहिए या तो डेफिनेटली, आई मीन यूएस में जो इंडियन डायस्पोरा है, 2 एलिमेंट है। एक तो वेल्थी है, एवरेज से ज़्यादा, और अमेरिकन पॉलिटिक्स में कहा जाता है मनी इज़ द मदर्स मिल्क ऑफ पॉलिटिक्स, और वहाँ पे कैंपेन फाइनेंस लीगल है। हर आदमी, एक लिमिट है, साल का $2800 आप दे सकते हो किसी भी कैंडिडेट को एक साइकिल में, राइट? तो
इनफैक्ट अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं, लॉ मेकर्स हैं, 2 साल इनकी टर्म होती है, सारा टाइम फंड रेजर करते रहते हैं और वो पैसा खर्च करते हैं कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग स्टाफ में अपने को जिताने के लिए। तो कांस्टेंट ये चला रहा है। तो यस, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही हैं, बट सेकेंडली इक्वली इंपॉर्टेंट, हमारे नंबर कम है, बट आपको एक चीज याद दिलाऊंगा, वोट्स पहले कम थे, अभी भी कम है। बट आपको याद है फ्लोरिडा की जो इलेक्शन थी, उसमें जो एल गोर वर्सेस बुश हुआ था, जो हैंगिंग चैट्स याद है वो गिरे हुए थे, फ्लोरिडा की सीट, पूरी स्टेट की जो टिकट्स हैं, केवल 20,000 वोट से डिटरमाइन हुई थी। फ्लोरिडा में करीब 3 से 4 लाख इंडियन ओरिजिन वोटर्स हैं। तो अगर 3-4 लाख में से 50,000 भी इधर से उधर हो गए, तो फ्लोरिडा की जितनी टिकट्स हैं, एक चीज ये भी तो समझनी होगी या ये भी मानना होगा कि भारतीय समुदाय जो अमेरिका में रहता है, उसका अमेरिका में सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है। वो चाहे जितने भी नंबर में रहा हो, जितना भी पावरफुल रहा, उसका उस नेशन में योगदान बनाने में है, ना कि बिगाड़ने। हम कई देश रहे, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आप पाकिस्तान के जो लोग हैं दूसरे देशों में रह रहे हैं, आप उनके कंट्रीब्यूशन और इंडियन कंट्रीब्यूशन में अंतर आप देखिए। खालिस्तान का प्रोटेस्ट होता रहा है, पाकिस्तानी आए दिन सड़कों पे होते हैं, लेकिन भारत की तरफ से भारत की कम्युनिटी को हमने ऐसा बिहेव करते हुए, डिस्ट्रक्टिव बिहेव करते हुए शायद ही कहीं दुनिया में इस तरह से देखा हो। तो ये भी शायद ये देश रिकग्नाइज करते हैं इस बात को कि भारत के लोगों का होना हित की बात है, अगर वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तो। और देखिए, लोकतंत्र समानता को बढ़ावा देता है, एक बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकतंत्र को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। 2 सदियों से एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। गांधी और मार्टिन दोनों देशों के आदर्श हैं, ये नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा। डेमोक्रेसी को बार बार रेखांकित करते हुए उन्होंने 2 बड़ी हस्तियों का नाम लिया, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर। Democracy is the spirit that supports equality and dignity. Democracy is the idea that welcomes debate and discourse. Democracy is the culture that gives wings to thought and expression. India is blessed to have such values from times immemorial. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. Millennia ago, our oldest scripture said, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. It means that truth is one, but the wise express it in a different ways. Now, the US is the oldest and India the largest democracy. तो साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और ये वैल्यू, ये मूल्य हमारे यहाँ सदियों से है। दत्ता सर, एक चीज जो है क्या भारत और अमेरिका को और क्लोज लाती है, वो है लोकतंत्र और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक तरीके से कहा जाए बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े संतुलित तरीके से चलना। कई देश हैं जहां पे सेना है और उनकी डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसका कुछ समझ में ही नहीं आता कि सेना लोकतंत्र को चला रही है या लोकतंत्र सेना को चला रहा है। लेकिन दोनों देश, भारत हो अमेरिका हो, बड़ा ही फिक्स सेपरेशन है, कोऑपरेशन है। देश को कैसे चलाना है इसमें इंस्टीट्यूशंस अपना रोल जानती हैं, अपनी जिम्मेदारी जानती हैं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसके अंदर आपका जुडिशरी है, मीडिया है, आपका एग्जीक्यूटिव है, आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, वो नेशनल, मतलब वो नेशन के लिए होती हैं। वो उस गवर्नमेंट के आदेश पे काम करती हैं जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके उस देश को चला रही हो।
Right. तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, इनका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और ये एग्जांपल आप इससे बढ़िया क्या मिल सकता है जो पाकिस्तान में आप देखते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी एक ही होते थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जिसको हम पहले बोलते थे। लेकिन मैं तो कहूंगा पाकिस्तानी क्यों, आप चीन का भी एग्जांपल लीजिए। चीन में जो सेना है और सरकार है समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ रूस में भी अगर मैं देखूं तो रूस के तो बड़े बड़े उद्योगपति ही सेना के अधिकारी होते हैं, अर्थव्यवस्था भी वही चला रहे हैं, पॉलिटिक्स भी वही चला रहे हैं। ये चीजें भारत और अमेरिका में नहीं है। जो रेखाएं हैं, लक्ष्मण रेखाएं, उसका दोनों सम्मान करते हैं, सेना भी सम्मान करती है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी पता है कि हमारी रेखा क्या है। बिल्कुल यही हमारी स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी की। इसी के जोर के ऊपर वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट चल सकते हैं, जहाँ पर आपको पता कि आपकी सेना देश के लिए लड़ेगी, उस मुल्क के लिए लड़ेगी, और जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है उसके मुताबिक जो भी हिदायत होगी उसका पालन करेगी। और ये नहीं कि वो देश को ही खाने लग जाए और देश के बरखिलाफ हो जाए। और जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान आर्मी, वो कहते हैं ना नेशंस हैव आर्मी एंड दिस आर्मी हैज़ गॉट अ नेशन फॉर देमसेल्व्स। तो ये एक एग्जांपल है, तभी कटोरा लेके घूम रहे अभी पूरी दुनिया में। लेकिन एक हकीकत सर कि आखिर अमेरिका की जरूरत कैसे बन गई है भारत की बढ़ती ताकत, इस पर आगे चर्चा जरूर करूंगी। उससे पहले हर देश भारत के विकास को समझना चाहता है, ये बड़ी बात कही गई। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्दी भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। भारत आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगी। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. After all, we are 1/6 of the world's population. In the last century, when India won its freedom, it inspired many other countries to free themselves from colonial rule. दीपक बोरा सर, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल करना चाह रही थी कि आखिर अमेरिका की मंशा क्या है, अगर मैं सही शब्दों में ये सवाल रखूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि युद्ध के इस हालात में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदले हैं, उसमें किस रणनीति के तहत अमेरिका अपनी मंशा को पूरा करने के लिए भारत का साथ चाहता है? इसका सीधा जवाब है, और मेरा ख्याल जनरल साहब ने और सदैव साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। एक चीज़ मैं बताना चाहता था, मैम जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपने मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी का जिक्र किया था, तो मार्टिन लूथर किंग की तो वो बड़ी मशहूर स्पीच थी, आई हैव अ ड्रीम, पूरे देश को उसने इलेक्ट्रीफाई किया था। उन्होंने पब्लिकली कहा था, मैं बाकी देशों में जाता हूं तो मैं पर्यटक बन के जाता हूं, भारत में मैं जब जाता हूं तो मैं तीर्थयात्री के रूप में जाता हूं। ये मार्टिन लूथर किंग के वर्ड्स थे। और अभी जो आपने जिक्र किया कि अमेरिका इस समय भारत के साथ क्यों ये जो कोऑपरेशन चल रही है, पार्टनरशिप क्यों है, मैम अमेरिका के चमचों को भूल जाओ जो पश्चिमी यूरोप में बैठे हैं और जापान है और साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके दोस्त कौन है? लैटिन अमेरिका में कोई नहीं है, अफ्रीका में कोई नहीं है। उसका एक ही दोस्त है जो उसको जो वो चीज़ दे सकता है जो वो चाहता है एशिया में, जो है स्थिरता और जो है सुरक्षा, और वो देश भारत है। इसीलिए तो आपकी कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहता है, क्योंकि ये नेचुरल पार्टनरशिप है। एशिया को हम लोग संभाल सकते हैं, इंडियन ओशन को, आप पैसिफिक ओशन का ध्यान रखें। किसी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहते हैं ना सर, बुल इन द चाइना शॉप, तो चाइना अपनी ही दुकान में बुल है। ठीक है, आप चाइना की बात कर रहे हैं। रविंदर सर,
अगर ये सवाल किया जाए तो क्या ये अतिशयोक्ति होगी या फिर ये एक बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल परफेक्ट सवाल है कि अमेरिका को ग्लोबल पावर बैलेंस में नंबर 2 पे चाइना नहीं भारत चाहिए, ज्यादा सूटेबल है भारत? एब्सोल्युटली। या वेरी ट्रू, बट कमिंग बैक टू योर और टेकिंग आपका क्वेश्चन लॉन्गर आगे, मंशा क्या है अमेरिका की? अमेरिकन इंटेलिजेंस और इनके थिंकर्स ने एस्टिमेट कर लिया कि अगले 10 या 15 साल में ताइवान को लेके युद्ध होगा बड़ा, राइट। जिसमें अमेरिका को भी बड़ा नुकसान होगा। इन्होंने वॉर गेमिंग एक्सरसाइज करते हैं, सिनेरियो बिल्डिंग्स एंड ऑल, उन सब में आ रहा है कि अमेरिका की 200 वॉरशिप्स चली जाएंगी, 300 फाइटर प्लेन्स गिरा दिए जाएंगे, बट चाइना का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अमेरिका की प्रॉब्लम है आज, अमेरिका की आज ये प्रॉब्लम है कि अमेरिका की स्टॉक्स ऑफ वेपन्स एंड एमुनेशन बहुत कम हो गए हैं इन्वेंटोरी से। वो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, नेटो कंट्रीज जो है वो भी यूक्रेन को दे रही हैं, और वो फिर अमेरिका से उनको वापस चाहिए, अपना भी स्टॉक बढ़ाना है, रशिया से कल को पंगा हो जाए। इधर ताइवान मांग रहा है चाइना से बचने के लिए, उधर अमेरिकन एस्टीमेट है कि अगले 2027 में इनफैक्ट या 30 तक ये वॉर होगी। अमेरिका की प्रॉब्लम ये हो गई कि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस श्रिंक हो गया है पिछले 30 साल से। कोल्ड वॉर खत्म हुई तो फैक्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन लाइन कम कर दी, पेंटागन ने 1000 मिसाइल खरीदता था, सोचा 100 काफी है, चल रहा था। तो अदर देन 6, 7, 8, 10 बड़ी बड़ी डिफेंस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, जनरल एटॉमिक्स एक्सेट्रा, जो इंडस्ट्री बेस होता है अमेरिका का, वो श्रिंक हो गया था। अब अमेरिका को वेपन्स चाहिए अपने लिए, उसको ये दिख रहा है कि इंडिया उसके लिए, तभी देखिए जो एग्रीमेंट्स हुई है ना डिफेंस की, अभी 1 महीना पहले बात हो रही थी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, पिछले 20 सालों से मैं देख रहा हूं कभी ये टर्म इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन नहीं यूज हुई। डेफ्टियाक, डिफेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, डीटीआई इनिशिएटिव, वाजपेयी साहब का डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, अब की बार ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है। भारत में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर अमेरिका, 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि भारत की क्या नीड है, हम उसमें भी ले लेंगे, हमारा फायदा है, हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। वन लास्ट थिंग, जब 1980s में चाइना की राइज शुरू हुई, अमेरिका ने चाइना को अपनी लो कॉस्ट फैक्ट्री बनाया, जूता, चप्पल, टॉयज, कपड़े इत्यादि का। अब अमेरिका पूरा ये विचार में आ गया है कि इंडिया को अपनी डिफेंस फैक्ट्री बना दो अपनी नीड्स के लिए। एंड नॉट टू फॉरगेट सर, सेमीकंडक्टर के लिहाज से भी वो भारत को किस नजरिए से देख रहा है, चीन पर डिपेंडेंस ज्यादा ना हो, निर्भरता ना हो, उस लिहाज से भी चर्चा आगे जरूर करूंगी, क्योंकि विश्व की नजर है इस साझेदारी और इस सहयोग पर। और अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका की दोस्ती पर ऐसी बात कही कि सदन में मौजूद लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। Through the long and widening road that we have traveled, we have made the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort, and travel. और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरेस्टिंग बात कही, एक रोचक बात कही, आइए सुनते हैं। The foundation of America
was inspired by the vision of a nation of equal people. Throughout your history, you embraced people from around the world, and you have made them equal partners in the American dream. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber.